Okay, bete, let's start. Some class teacher was taking your attendance. Now it is complete, I think. Get ready. So, bete, look at what word has been written by the teacher. Dispersion, right? Can you tell me from which English verb it has been made? कौन से इंग्लिश के वर्ब से ये वर्ड बना? Anybody? Disperse. Disperse. That verb is disperse. अब देखो मेरा सेंटेंस सुनना. The police team लाठी charged the gangsters and the crowd of gangsters dispersed. अब आप समझ गए. कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, बिखर गए, भाग गए, बिखेरा, राइट. तो अब इसको बैक एंड पे रखना, आपको समझ आ जाएगा कि साइंस में ये वर्ड क्यों चुना उस प्रोसेस के लिए जो हम करने वाले हैं. लुक, कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि जो प्रिज्म होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रिज्म, व्हाट इज अ प्रिज्म? एनीबॉडी? इंटरैक्टिव होना चाहिए. मेरे पास नाम है, वरना मैंने नाम लेके बुलाना है आपको. शाबाश. So many students, teacher is simply asking what is prism. How will you define it? हाँ बेटे, 10th A में अनिष्का ठाकुर. 10th A में अनिष्का ठाकुर. Come on the mic. बेटे, is she present? अनिष्का ठाकुर. Sir, yes. आ जाओ फिर माइक पे आ जाओ. Sir, it is three-dimensional. It is 3-dimensional. बस इतना ही. And सुनो बेटे, देखो प्रिज्म को नहीं डिफाइन कर पाए. सिट डाउन. देखो बच्चे, इसमें एक ट्रायंगुलर फेस ये होता है, एक ट्रायंगुलर फेस बिल्कुल उतने ही साइज का ये होता है. यानी आप कह सकते हो दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं. और एक दो ट्रायंगुलर फेसेस हो गए, 2 ट्रायंगुलर फेसेस. ओके बच्चे. और 3 जो होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते. एक रेक्टेंगुलर फेस ये होएगा, राइट. और एक रेक्टेंगुलर फेस होएगा जो नीचे जमीन पे टच में है. और एक रेक्टेंगुलर फेस होएगा जो उस तरफ है, परली तरफ. लेट्स शो दैट जो दूर वाला है उसको व्हाइट कलर से दिखा. तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस, ये छोटी स्ट्रक्चर को हम प्रिज्म बोलते हैं बेटे. ऐसे डिफाइन करना. और ऊपर से क्या बोलना है, ये अंदर से भरा हुआ है, यानी सॉलिड है. और जरूरी नहीं है ये कांच का बना हो, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हो सकता है. देखो आपको बताना चाहिए था, मैंने पूछा, नहीं बताया आपने. ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली द ग्लास. तो प्रिज्म इज डिफाइंड एज ए closed structure of transparent material with 2 triangular faces and 3 rectangular faces. ठीक है. तो देखो आप पहले पॉइंट पे मेरे को आपने रोक दिया था.
अब हम इसको आगे करते हैं। चलो ये एक छोटी बात थी, इसको साइड से हटा देते हैं हम। अब इस प्रिज्म के ऊपर कौन बच्चा बताएगा वेदर दिस इज नेसेसरीली एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट। जो प्रिज्म का जो फ्रंट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, या जरूरी नहीं। एनीबॉडी? कोई नहीं बोल रहा। देखो बच्चे गड़बड़ है ना। तो ये जो प्रिज्म का फ्रंट फेस आपको दिखाया, ये जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। लेकिन हम लोग आपको जो स्कूलों में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही लेते हैं। यूजुअली वो यूज होता है, पर बाय डेफिनेशन इट इज नॉट नेसेसरीली द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा होएगा। ओके, दो साइडें तो बराबर होंगी, राइट। तो प्रिज्म इज a transparent closed structure with two triangular faces and three rectangular faces such that triangular faces are isosceles triangular faces necessarily. Okay, अब इस प्रिज्म के ऊपर हमने एक लाइट थ्रो करना है बेटे। मान लीजिए जिस जिस जगह से मैंने लाइट थ्रो करी वो रेड सोर्स है, रेड लाइट का सोर्स, रेड सोर्स ऑफ रेड लाइट। ओके, सोर्स ऑफ रेड लाइट। और आपसे ये लाइट इसकी ये गई प्रिज्म के एज के ऊपर थ्रो करी। शाबाश। कौन बच्चा मेरे को कॉन्फिडेंटली बताएगा वेदर इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स और नॉट? शाबाश। Sir, no. तो क्या कंडीशन है कि ये 7 कलर्स में स्प्लिट करे? है जी? यस। तो व्हाइट लाइट होनी चाहिए, रेड नहीं। इसका मतलब है अगर हम व्हाइट को छोड़ के कोई भी और कलर ले लें, रेड ले लें, ब्लू ले लें, येलो ले लें, तो वो 7 कलर्स में ब्रेकअप नहीं करेगी। रादर वो अपना रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम बनाएगी, जिसको हम अभी समझ भी लेते हैं। शाबाश। पहले हमने एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ली, राइट। जब इस लाइट ने इस एज पे ब्रेक थ्रो इंसिडेंट करा, जहां पर मार्कर है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये ग्रीन लाइन जो मैंने लगा दी ये प्रिज्म के एज पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, कौन बच्चा क्लास में मेरे को बताएगा कि जिस एंगल को टीचर ने रेड कलर से सॉरी व्हाइट कलर से मार्क करा वो एंगल का नाम क्या है? What is the name of that angle which has been marked by white color? शाबाश। Anybody? देखो बेटे गड़बड़ कर दी ना। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं। और जिसको टीचर ने ब्लू कलर से मार्क करा उसको क्या बोलते हैं? शाबाश, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेड बीम जो लाइट की मैंने थ्रो करी वो ऐसे निकल गई होती। उसी लाइन को मैंने डॉटेड एक्सटेंड कर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करती हुई वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी होती, प्रोवाइडेड देयर हैड बीन नो प्रिज्म एट ऑल। पर अब क्योंकि ये लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो नॉर्मल मैंने ग्रीन कलर का दिखाया इसकी तरफ झुक जाएगी लाइट, राइट। तो क्या करें हम? जैसे ही ये रेड लाइट प्रिज्म के अंदर गई हम इसको नए कलर से दिखाते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए, हालांकि इसका रंग रेड ही रहेगा। ये देखो ये प्रिज्म की तरफ झुक गई। ओके, प्रिज्म के नॉर्मल की तरफ झुक गई।
देखो ये नॉर्मल को मैं ग्रीन कलर से एक्सटेंड कर दी, ओके, उसकी तरफ झुकी, क्यों? क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है। अब जब ये येलो लाइट यहाँ हिट करती है, और बहुत से बच्चों को इल्यूजन होता है कि ये रेड येलो कलर वाली लाइट प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है, उसने तो नॉर्मल की तरफ मुड़ना है। अब सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर टीचर व्हाइट मार्क लगाए हैं, व्हाइट डॉट, वहां पर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वहां पर भी टीचर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। लेट्स ड्रा दिस नॉर्मल बाय अ डिफरेंट कलर। कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता ये नॉर्मल है? 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, देखो 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा था, नॉर्मल में इस परपेंडिकुलर। अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस येलो लाइट को हम एक और कलर से दिखा देते हैं, मान लो व्हाइट से ही दिखा देते हैं। ये अपना ओरिजिनल रास्ता इधर वाला छोड़कर अवे फ्रॉम नॉर्मल ये चलेगी, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इस इमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। इस फाइनल इमर्जेंट रे ने जो एंगल रेड कलर से बना, रेड डॉटेड एक्सपेक्टेड पाथ और एक्चुअल पाथ दोनों के बीच में जो एंगल बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं बता रहा बेटे, देख लो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब देख लो कितने सारे एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ग्लास, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो प्रिज्म की चोंच वाला पॉइंट होता है जो बेस के बिल्कुल अपोजिट होता है, इसको क्या बोलते हैं एनीबॉडी? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके बेटे। अब आपको क्या क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि ए प्लस डेल्टा दिख रहा है, ए प्लस डेल्टा कहां है? ए इधर और डेल्टा इधर, दोनों को येलो कलर से दिखा रखा है। ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। सभी बच्चों को यह फार्मूला याद रखना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ते हुए। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसको निकालने के 3 फार्मूले। पहला फार्मूला साइन आई अपॉन साइन R1। कोई बच्चा बोले सर आई तो दिख रहा है, R1 तो है ही नहीं फिगर में। अभी बता देते हैं R1 कहां पर है। जिस एंगल को मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये देखो, ग्रीन कलर की लाइन नॉर्मल थी और येलो कलर वाली रे ऑफ लाइट थी, दोनों के बीच का बना हुआ एंगल जो टीचर ने अभी डार्क कर दी, ठीक है। चलो मैं इसको बेटर करता हूं, व्हाइट कलर से शेड करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं R1। तो एक फार्मूला ये याद रखना है, आई आपको पता है। दूसरा क्या याद रखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू आउटर रेयर मीडियम इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2। अब बच्चा बोलेगा सर एंगल ऑफ इमरजेंस भी पता है लेकिन R2 तो कोई नहीं दिख रहा हमें। अभी बता देते हैं। ये जो टीचर ने जामुनी कलर का परपेंडिकुलर दिखा रखा है, अगर इसको टीचर एक्सटेंड करें तो अंदर को, तो उस जामुनी कलर के साथ येलो रे ऑफ लाइट ने जो एंगल बना रखा है, जिसको टीचर अभी ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, ये छोटा सा एंगल, इसको R2 बोलते। ओके, एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये, एक और करना है बस। चलो ये
बहुत आपके लिए, आपकी 10th क्लास छोटी है। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए। ओके। और बच्चे, अगर मैं इस सोर्स ऑफ लाइट को ऊपर नीचे करूं, ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे करूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाता है, उससे एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है। इन दोनों में ये वाला ग्राफ याद रखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, वर्टिकल एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया, और इन दोनों में जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप का होगा। पैराबोला शेप नोट कर लो, पैराबोला शेप का, ये याद रखना प्रिज्म में रिफ्रैक्शन। अगर ये आर्टिकल आपको समझ आया तो ही आपको अगला आर्टिकल डिस्पर्शन वाला समझ आएगा, अगर ये बेस पे काम करेगा तो। ठीक है। दूसरी बात याद रखना है बच्चे, दूसरी बात हमने क्या सीखनी है कि ये टीचर ने 7 कलर लिखे हैं आपके सामने। क्या कोई बच्चा है जो इन 7 कलरों के नाम बता सके? blue, green, yellow, orange, red. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने 7 कलर के नाम बताए, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा ये बता सकता है ये किस चीज का सिंबल है? फ्रीक्वेंसी का बेटे, आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से भी लिख, ये तीनों सिंबल फ्रीक्वेंसी के चलते हैं। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है एच जेड, हर्ट्स। और ये किसका सिंबल है? इसको बोलते हैं लैम्डा, यानी वेवलेंथ का। वेवलेंथ ऐसे, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, ये वेव आ रही है, इसकी यहां से लेकर यहां तक कितनी लंबाई होगी, इसको लैम्डा बोलते हैं। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बोली? लैम्डा की यूनिट मीटर। इसलिए ध्यान से देखना अब टीचर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। टीचर ने आर के अंदर लैम्डा का सिंबल छुपा के दिखा दिया। देखो, लैम्डा का सिंबल छुपा के दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि रेड कलर की तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज करती है। मेमोरी टूल, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो कोई बच्चा मेरे को बोलेगा सर आपके कहने का मतलब अगर वायलेट कलर की वेवलेंथ इतनी है तो इंडिगो कलर की वेवलेंथ इतनी, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ इतनी, तो ग्रीन कलर की वेवलेंथ इतनी, तो येलो कलर की वेवलेंथ इतनी, यही कहना चाहते हो ना आप? यस, यही कहना चाहता हूं। जितना आप रेड कलर की तरफ जाओगे उतना लैम्डा इंक्रीज करेगा। इसीलिए टीचर ने रेड कलर के अंदर, देखो आपके सामने मैंने रेड कलर के अंदर लैम्डा छुपा दिया ताकि बच्चे को याद रहे। अब एक चीज और देखो, मैंने इस फ्रीक्वेंसी को उठाया और वायलेट कलर में छुपा दिया। देखो, इसका मतलब वायलेट कलर की तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। एवरीबॉडी नोस, वायलेट कलर की जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, रेड कलर की जाते हुए लैम्डा इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात, इनमें रिलेशन क्या है? इसमें इसमें रिलेशन क्या है? किसी भी कलर की बात कर लो, अगर फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो लाइट की वेलोसिटी आ जाती है वैक्यूम में या एयर में भी, और इसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कांस्टेंट है। देखो, इसका मतलब पक्का है जिस कलर का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा उसका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट तो बराबर ही रहेगी। कितनी? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड is the velocity of light of any color
इन दी वैक्यूम। ओके, अब देखिए किस बच्चे को पता है कि इन सातों कलरों में से कौन सा कलर ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव है? मोस्ट सेंसिटिव टू द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। नो, देखो भाई, तो ह्यूमन आई के रेटिना के लिए वो कलर मोस्ट सेंसिटिव होता है जिस कलर का आप मोस्ट प्रोबेबली हाइलाइटर यूज करते हो। सर कौन सा? जिसको हम फ्लोरिसेंट कलर भी बोलते हैं। यस, असली में उसका कलर ग्रीन और येलो के बीच में होता है, ये वाला। इसको बोलते हैं बेटे ग्रीनिश येलो, या येलोइश ग्रीन भी बोल सकते हैं, येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो। ओके, इसका वेवलेंथ कितना होता है मोस्ट सेंसिटिव कलर का? याद रखना है 5550 आंगस्ट्रम। अब बच्चे को पूछना चाहिए सर ये आंगस्ट्रम क्या है? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज आंगस्ट्रम क्लास में? देखो गड़बड़ करते हैं ना बच्चे, वेवलेंथ कलर की आंगस्ट्रम में लिखी जाती है। ये तो जरूर पता होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट सारे बच्चों को पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं उदास भी हूं थोड़ा सा। 1 आंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नोट कर लो सभी बच्चे, 10⁻⁻10 मीटर। कौन बच्चा मेरे को बताएगा वायलेट कलर से रेड कलर तक जाते हुए विजिबल रीजन जो बनता है, इसको विजिबल रीजन बोलते हैं कलेक्टिवली, इसकी वेवलेंथ का रेंज क्या है? रेंज ऑफ द वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी करती है? नेचुरली रेड कलर की सबसे ज्यादा होगी। तो आपने बोलना है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? लेट मी टॉक टू द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए थे। शाबाश, 9th क्लास में जिसने टॉप करा है। 10th 10th ए में से वो बच्चा बताए। नो। 10th बी में वो बच्चा बताए जो 9th बी में टॉप करके आया, या 10th सी का टॉपर। याद रखना बेटे हमेशा 3800 आंगस्ट्रम से 7600 आंगस्ट्रम तक नोट करो। और ये देखो मोस्ट सेंसिटिव कलर की वेवलेंथ भी उसी रेंज में आ रही है। और इसको कलेक्टिवली विजिबल रीजन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसके बाहर जो वेवलेंथ होती है ना बेटे, इसके बाहर की वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भगवान जी ने इंसान की आंख को देखने की काबिलियत ही नहीं बख्शी, काबिलियत ही नहीं है। इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हायर वेवलेंथ की, इससे ज्यादा। और वायलेट से इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इससे कम। हमारी आंख उसको देख ही नहीं सकती। इट डज नॉट मीन दे डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से कुछ बच्चे मूर्खता कर देते हैं, जो चीज नहीं दिखाई देती इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है। हवा भी नहीं दिखाई देती है, भगवान जी दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम चला रखा है। तो ये वाला सेक्शन सिर्फ देखने की परमिशन दी हुई है। और बताओ, अब ध्यान से बताना मेरे को मेरा क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा बता। अगर मैंने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट लिया या टॉर्च ले लो, वो एक खास कलर की लाइट फेंकती है, उसमें से कोई लाइट जाते हुए ऐसे बिखर जाती है, वाइड होती जाती है। कोई लाइट उसमें से जाते हुए अगर इसका कलर चेंज कर दें, ऐसे ज्यादा बिखर जाएगी। कोई लाइट बहुत ही कम बिखरती है, बहुत ही कम। आप मेरे को बताओगे
सारे 7 कलर्स में से, विबग्योर में से सबसे कम कलर कौन सा बिखरता है? किस बीम का, किस कलर की बीम का सबसे कम बिखराव होता है, स्कैटरिंग होती है? एनीबॉडी? शाबाश, ये शाबाश देने वाली बात है। सेक्शन ए ने बताया सर रेड कलर जो है ना वो लीस्ट स्कैटरिंग है। कोई बच्चे कहते हैं सर कैसे पता लगा? सुनो, इसका पता कैसे लगा ये बता सकता है कोई बच्चा? इसका पता कैसे लगा रेड कलर इज लीस्ट स्कैटरिंग? एक्सपेरिमेंट के बिना, एक्सपेरिमेंट से तो पता लग ही जाएगा, बिना एक्सपेरिमेंट के इसको किसने बताया, कैसे पता लगा? कैसे स्कैटरिंग जो है कलर की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है? नो वन? सुनो बेटे, ये होता है स्कैटरिंग। सर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सुनो सुनो, स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कलर, ध्यान से सुनो, ज्यादा काम से काम नहीं चलता, बड़ी क्लास होगी है बेटे। स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कलर, कलर्ड बीम, ठीक है, ऑफ ए कहना चाहिए, ऑफ ए स्पेसिफिक कलर्ड बीम, पर्टिकुलर कलर जिसका वेवलेंथ लैम्डा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। नोट करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। अब सभी बच्चों ने देखा, सर आपको याद है आपने खुद ही बताया था रेड कलर का वेवलेंथ आपने बोला मैक्सिमम है, क्योंकि उधर को जाता हुआ वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, और यहां आपने इनवर्सली बता दिया। इसलिए रेड कलर की बीम सबसे कम बिखरेगी जब जाएगी। जो बीम बिखरेगी कम वो कंसेंट्रेटेड रहेगी, गाढ़ी रहेगी, इसलिए रेड कलर के लाइट को बहुत दूर से ऑब्जर्वर देख सकता है, बहुत दूर से। इसीलिए जितने भी डेंजर के कलर होते हैं, डेंजर के कलर जिसमें हम किसी को प्रिकॉशियस करना चाहते हैं कि सावधान हो जाओ, कॉशन, बी कॉशियस, वो सारे रेड कलर से दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे ट्रैफिक लाइट पे हमने किसी व्हीकल को राउंड अबाउट चौक के ऊपर या दूसरे चौक के ऊपर व्हीकल को रोकना है, स्टॉप, तो स्टॉप वाली लाइट जो व्हीकल पे होती है कौन से कलर की होती है? रेड की। इट रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड, ताकि दूर से आ रहे व्हीकल को पता लग जाए रेड कलर हो गया, वो ग्रेजुअली शुरू से एडजस्ट करना शुरू कर दे और चौक पर आकर रुक जाए। फायर का कलर भी, फायर आपको पता है जला देती है बंदे को, तो कुदरत ने भी रेड कलर दिया हुआ है कि पानी में गिरोगे तो शायद बच जाओ, लेकिन आग में गिरोगे तो मरोगे ही मरोगे। रेड कलर, बी अवे। और इलेक्ट्रिक पोल देखिए हमने, इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर हमने एक खोपड़ी का निशान बनाया होता है खेत कि करंट ना लग जाए आपको बिजली के पोल के ऊपर, और ये कि अगर करंट लग गया तो आप जल के राख हो जाओगे, खोपड़ी बन जाओगे, स्कल बन जाओगे। तो उसको डराने के लिए जो स्कल बनाई होती है, खोपड़ी बनाई होती है, ये भी रेड कलर की बनाई। रेलवे इंजन देखा, रेलवे इंजन, बहुत से लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और बिना फाटकों के ही क्रॉस करने लग जाते हैं रेलवे लाइन, और ऊपर से धुंध के दिन होते हैं दिसंबर जनवरी, अगर वो लाइट ना दिखे और ये निकल जाए तो ट्रेन तो काट देगी इनको। तो रेलवे लाइन की जो, रेलवे इंजन की जो फ्रंट लाइट होती है, फ्रंट लाइट, ताकि धुंध में अगर कोई पार कर भी रहा है दूर से भी चमक जाए, तो इंजन की फ्रंट लाइट रेड होती है बेटे। कोई व्हीकल अगर ब्रेक लगाने लगा है, ब्रेक, पीछे वाला व्हीकल उसको आगे ठोक ना दे, टक्कर ना मार दे, तो जैसे ही हम ब्रेक वाले पैडल के ऊपर पैर रखते हैं तो हमारे व्हीकल की, कार की, स्कूटर की जो बैक लाइट होती है ब्रेक वाली, वो रेड ही होती है। तो इन सारे कलरों से पता लगा कि रेड कलर के लीस्ट स्कैटरिंग होने की वजह से हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उसके क्या क्या बेनिफिट लिए। अगर मैं कल को आपको क्वेश्चन पूछूं, कैन यू टेल मी why the brake related lights
installed at the back of your vehicle are red in color. Can anybody tell me is the answer of this? शाबाश. मैं पूछना चाहूंगा अवनीत कौर 10th बी में अवनीत कौर आ जाए, माइक पे आ जाओ. हाँ बेटे, आपको मैं क्वेश्चन क्या है, आप अगर इंग्लिश में ना बोल सको हिंदी में बोल देना, लेकिन मेरी इच्छा है कि इंग्लिश में बोलो. मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो बस है, चाहे कार है, चाहे स्कूटर है, चाहे एक्टिवा है, उसमें जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक से रिलेटेड बैक साइड पर व्हीकल के रेड कलर की लाइट होती है. So the red color light appears to alert the next person. क्यों होती है? Alert the next person. बेटे ऐसे लिखोगे टू अलर्ट द नेक्स्ट पर्सन. पेपर में कैसे लिखो? मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, क्या व्हाट विल बी योर लैंग्वेज? पेपर वाली लैंग्वेज बताओ मेरे को. तो मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आ गया, बस एक ही लाइन लिखोगे टू अलर्ट द नेक्स्ट ड्राइवर. Color is visible from far and it has maximum wavelength. And it will be easy for the next person or the bus person to be stopped. अगर आपने इतना लिखा तो मैं 4 में से 2 मार्क्स दूंगा, 3 में से 1 and 1.5, क्योंकि आपने इस फार्मूले का जिक्र ही नहीं करा. आप बोलोगे, शाबाश, आप बोलोगे रेड कलर इज अ कलर विद मैक्सिमम वेवलेंथ and according to this formula scattering of the beam of a particular color is inversely proportional to 4th power of the wavelength. As red color has maximum wavelength, its scattering will be minimum, so red color light beam will remain concentrated. Therefore, if the brakes light of the vehicles at the backside will be of red color, the light emitted from the brake light will be very concentrated beam, and the person next driver, following driver, which is even very far away, will be able to detect the red light, and gradually he will slow down the vehicle. There will be least happening of accidents. ऐसे बताना है अगर 3 मार्क्स का. कैच कर गए बेटे? कैच कर गए? कैसे लिखना आंसर? यस और नो तो बोलो. Yes. ओके बैठो. तो ये चीज थी रेड कलर के बारे में. अब ध्यान से सुनो, ये ले लिया मैंने प्रिज्म. प्रिज्म के ऊपर इस बार मैंने व्हाइट लाइट फेंकनी है. ये सोर्स ऑफ लाइट इस बार गारंटीड तौर पे व्हाइट होना चाहिए. याद रहे साइंस में व्हाइट को कलर मानते ही नहीं. व्हाइट को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर्स मानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर्स. तो ये प्रिज्म के एज पर आया और यहां पर सारे कलर अपना अलग अलग से एंगल ऑफ डेविएशन दिखाते हैं. तो जब एंगल ऑफ डेविएशन सारों को देखा गया, पहले तो रेड कलर व्हाइट वाली लाइन को हम डॉटेड शो कर देते हैं ऐसे. अगर ये प्रिज्म ना होता तो इधर चलेंगे. एक लाइट यहां पर आती, उसके एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर ही शो करता है. फिर दूसरे नंबर पर और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करते करते सबसे कम जो डेविएशन शो करती है बेटे वो होती है आपकी रेड कलर. तो जितना ये वाला एंगल है इसको एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर. ओके, तो अगर मैं यहां रेड लिख दिया, यहां वायलेट लिख दिया, तो बीच में मेरे को बाकी कलर लिखने पड़ेंगे. विबग्योर. तो कोई बच्चा बोलेगा सर डू यू मीन कि यहां पर जो लाइट आएगी वो येलो कलर की आएगी? बिल्कुल. और इसको एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर बोलेंगे? बिल्कुल. कोई बच्चा बोले सर डू यू मीन यहां पर ग्रीन कलर की लाइट आएगी और इस कलर को हम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ग्रीन कलर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे. ओके. और ध्यान से सुनना, ये जो वायलेट कलर वाली लाइट डाली मैंने,
ये असली वायलेट नहीं है बेटे, मेरे पास इतना ही कलर है बोर्ड पर, इसलिए मैंने ये स्काई ब्लू से दिखा दिया। अगर वायलेट कलर वाली लाइट को ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें और रेड कलर वाली लाइट को ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें, तो यहां पर एक कॉन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन यानी इतने कलर के अंदर अंदर, ये इतने एंगल के अंदर अंदर ये सातों कलर फैल गए, बिखर गए इतने एंगल के अंदर, इसीलिए इसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन करने के बाद अगर मैंने यहां पर व्हाइट शीट ऑफ पेपर रख दिया हो, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, उसके ऊपर 7 कलर का ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? यानी डिस्पर्शन के रिजल्ट को क्या बोलेंगे? पैटर्न इज नोन एज व्हाट? एनीबॉडी? एनीबॉडी इन द क्लास हु विल टेल what is called the pattern of 7 colors obtained after dispersion of white light? Spectrum. शाबाश। इसको आपने बोलना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक बात याद रहे, गलती से भी स्पेलिंग विबग्योर के ऊपर से नीचे मत लिख देना, विबग्योर के स्पेलिंग नीचे से ऊपर को लिख, ये बात याद है। तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ और उससे कहीं ज्यादा हुआ जाके एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। और जितना डेल्टा ज्यादा हो उतनी रिफ्रैक्शन ज्यादा कही जाती है उस पर्टिकुलर कलर की, रिफ्रैक्शन ज्यादा कलर, यानी कि रेड कलर की रिफ्रैक्शन मिनिमम हुई। कोई बच्चे बोलेगा सर अभी तो आप मैक्सिमम कह रहे थे, वो स्कैटरिंग कह रहा था। स्कैटरिंग ऑफ द रेड कलर इज मिनिमम और रेड कलर की रिफ्रैक्शन मिनिमम। रिफ्रैक्शन ही है तो एक बार यहां रिफ्रैक्शन होती है, एक बार यहां। सर कैसे होती है दो रिफ्रैक्शन? अभी पिछली बार जो मैंने डायग्राम बनाया था प्रिज्म में, उसमें मैंने एक ही कलर की लाइट दिखाई थी आपको, बस इसमें वही चीज 7 रेज करती। ओके, गॉट इट और नॉट? अब कौन बच्चा मेरे को बताएगा? शाबाश, देखते हैं कौन बताता है कि यहां पर ये हमारा अर्थ है। अर्थ के यहां पर एक लड़का खड़ा है, मान लीजिए वो लड़का ये है, ठीक है। अब जब वो सुबह सुबह खड़ता है और ईस्ट की तरफ फेस करता है तो उसको यहां से सनराइज होता दिखता है। सनराइज, ये जो सन का राइज है, जब वो इसका कलर देखता है तो अंदर आके अपने मम्मा को बताता है, मम्मा सन जो होता है ना, आपको पता है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। ऑरेंज रेड। उसके मम्मा कहते हैं नहीं बेटे, ऑरेंज रेड का नहीं होता। लेकिन बच्चा बाहर अच्छे से देख के आ रहा होता है, वो कहता है नहीं मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। मम्मा कहते हैं नहीं होता बेटे, मेरे को गारंटेड है। अब आपने बताना है दोनों में से कौन सच बोल रहा है और क्यों। शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक। बच्चा सुबह सुबह उठता है, ईस्ट की तरफ देखता है, उसको ऑरेंज रेड कलर दिखता है, वो आके मम्मा को बोलता है मम्मा सन इज ऑलवेज ऑरेंज रेड इन कलर। जपनीत कौर 10th बी, 10th बी जपनीत कौर। ओके, एकम 10th बी, एकम आयो माइक पे बेटे। Yes. बेटे आपने कोशिश करनी है मम्मा और बच्चे में से, मम्मा और सन में से कौन सा इंसान सच बोल रहा? बोलो। Sir, mother. मदर बोल रहे हैं। तो
आपने क्या सुबह सुबह देखा नहीं है? और सन सन जो होता है, राइजिंग सन या इवनिंग का सन ऑरेंज कलर का होता है, देखा कभी? खुद देखा है? Yes. तो फिर सन सच हुआ, आपने मम्मा को कैसे बोल दिया? तो उसका बेटा सच बोल रहा है ना, मम्मा कैसे सच बोल रहे हैं? कमाल होगी ये तो। या तो रीजन बताओ क्यों। सर क्योंकि जो रेड और ऑरेंज कलर होते हैं उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। बैठो बैठो, आपको आंसर ऐसे देना है। देखो आजकल क्या होता है, केस स्टडी आता है इस तरह से, वो स्टोरी सी बना के लिख देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। तो आपने बोलना है मॉम इज टेलिंग द ट्रुथ बट बॉय इज आल्सो नॉट टेलिंग द लाई। ये क्या बात हुई? मम्मा कहते हैं कि सन रेड नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन सन भी, बच्चा भी उसको झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको रेड कलर का या ऑरेंज कलर का सन अपीयर करता है। अपीयर वर्ड यूज करना है, एक्चुअल में नहीं होता। राइजिंग सन और इवनिंग सन रेड कलर का होता है। अब कोई क्लास में मेरे को ये बता दे कि ये क्यों होता है, मॉर्निंग और इवनिंग का सन ऑरेंज कलर का क्यों होता है? कोई भी बता दे क्लास में जिसमें हिम्मत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स को कि वो बेस्ट बच्चे को खड़ा करे क्लास। शाबाश। है कोई बच्चा? एक भी बच्चा डेयरिंग जो मेरे को सिर्फ इतना बता सके कि बेटे क्यों वो रेड कलर का दिखता है? तो आफ्टर वेटिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट मी टेल यू माई सेल्फ। ध्यान से सुनना अब ये बात। आप सुनोगे तो आपको लगेगा पहली बार आज ही समझ आए। ध्यान से सुनना बेटे, आपको पता होना चाहिए जो ये हमारा अर्थ है। सर हाँ बताओ बताओ। सर उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है तो यानी कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? इन दोनों कलरों की वेवलेंथ ज्यादा होती है। उससे क्या हो गया बेटे? तो वो फिर स्प्लिट कर जाएंगे। स्प्लिट कर जाएंगे। वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्प्लिट ज्यादा करते हैं। ये तो गड़बड़ कर दी बेटे आपने। और अगर वेवलेंथ ज्यादा भी होती है तो जब ये सन दोपहर को ऊपर आता है तब भी वेवलेंथ तो वही होती है, रेड कलर। ये आंसर सही नहीं है। बैठो बैठो, आज सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर 8 किलोमीटर तक हवा का एटमोस्फियर होता है बेटा। कितने किलोमीटर तक? मेनली 8 किलोमीटर तक एयर होती है सारी जगह, सारी जगह। और इसका मतलब है जब दोपहर को सन यहां से लाइट छोड़ेगा, बंदे के बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो सन से आने वाली व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, यहां एटमोस्फियर में, हवा के एटमोस्फियर में आगे बिखरेगी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, सारी बिखरती हैं। उनमें से सारे कलर बिखरेंगे, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन वो बिखरते बिखरते भी इंसान की आंखों में सातों के सातों कलर एंटर हो जाते हैं। जब सातों के सातों कलर एंटर हो जाते हैं तो उन विबग्योर के 7 कलर्स को मिक्स करके इंसान को दोपहर का सन व्हाइट ही दिखता है, क्योंकि सारे कलर सक्सेसफुली पहुंच गए। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? ध्यान से सुनो। मॉर्निंग और इवनिंग में ये सन की लाइट आई और बच्चे ऐसे जाती है, देखो यहीं से हवा में एंटर कर गई है, तो आंखों तक पहुंचते पहुंचते इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जानते हो ये डिस्टेंस कितना होता है? 21 किलोमीटर। अर्थ के उससे नीचे सन होएगा तो दिखेगा ही नहीं, अर्थ के कर्वेचर से कट जाएगा येलो वाले से। यहां जब पहली बार सन दिखता है तो ऐसे टेढ़ी लाइट आती है, 21 किलोमीटर हवा को चीर के आती है, और दोपहर में सिर्फ 8 किलोमीटर को चीर के आती है लाइट। तो मॉर्निंग में जब 21 किलोमीटर को लाइट चीर के आती है हवा के एनवेल्प को, तो यहीं से कलर सारे बिखरने शुरू हो जाते हैं, और वही कलर इंसान की आंखों तक पहुंच पाते हैं जो लीस्ट स्कैटरिंग हो। अभी अभी टीचर ने क्या बोला था? विबग्योर। तो जिधर वेवलेंथ बढ़ती है
तो स्कैटरिंग उधर कम होती है उस कलर की, क्योंकि टीचर ने स्कैटरिंग 1/λ की वेवलेंथ 4 बोला। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम ऑरेंज की। तो ये दोनों कलर की बीम इतने लंबे रास्ते में सबसे कम बिखरेगी, इसलिए बाकी कलर बिखरते हुए हवा के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आते हैं, बहुत डिम आते हैं, उनको पता नहीं लगता। ये दोनों कलर कम स्कैटर करते हैं और इंसान की आंखों तक सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग सन ऑरेंज रेड कलर का होता है। और यही सन जब इधर जाके इवनिंग में यहां पर छुपेगा, तब भी उसको, गौर से देखो, तब भी उसको जो यहां से लाइट गई या हवा में एंटर करी बेटे, उसके बाद इतना डिस्टेंस 21 किलोमीटर कवर करना पड़ता है, फिर भी 21 किलोमीटर। तो आपने बोला दोपहर के वक्त सनलाइट को 8 किलोमीटर कवर करना पड़ता है, सातों कलरों की स्कैटरिंग वहां भी होगी, पर क्योंकि डिस्टेंस लगभग 1/3 है 21 के मुकाबले, तो सारे कलर स्कैटर होने के बावजूद सातों कलर इंसान की आंख में सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, इसलिए दोपहर का सन व्हाइट ही दिखता है। जबकि जबकि क्या, मॉर्निंग और इवनिंग में हवा का ये एनवेलप 3 गुना लंबा होने से जब सारे कलर यहां स्कैटर करते हैं, कोई भी बीम कंसंट्रेटेड नहीं रहती, पर फिर भी ऑरेंज और रेड कलर की बीम कंसंट्रेटेड सक्सेसफुली आंखों तक पहुंच जाती है। जिन बच्चों को ये आज अच्छे से समझ आया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, जिनको आज अच्छे से पता लगा, गुड, डाउन डाउन। जिनको इतनी अच्छी तरह से पहले भी पता था वो भी रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, एक बच्चे, दो बच्चे खड़े हैं, एनी वक्त। देखो कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, उनको पता था लेकिन नहीं बताया ना, कोई बच्चे हेजिटेट भी कर जाते। शाबाश। तो साइंस को सीखने का एक सीधा सा नियम है, डू लिटिल बट डू बेस्ट। चाहे कम भी करो, नो प्रॉब्लम, पर करो इतना बढ़िया कि आपको भी उतना ही बढ़िया आंसर पता हो जितना आपके टीचर को पता। नेवर लेट दी क्वांटिटी टू किल दी क्वालिटी। याद रखनी है ये बात बेटे, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको डिस्पर्शन वगैरह बताया, और इसके ऊपर देखो क्वेश्चन जो आएंगे वो तो आपको सीधा ही आसान लगने लगेंगे। फिर अगर टेक्स्ट को बढ़िया पढ़ लो तो क्वेश्चन तो ऐसे कागजी बात लगती है। जैसे बोलता है, द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन अकर्स व्हेन लाइट चेंजेस इट्स स्पीड एज इट एंटर्स इन द डिफरेंट मीडियम। तो आपको बताइए, असली में जब प्रिज्म में लाइट आती है तो रेयरर से डेंसर में जाती है, तो यहां पर आपको पता है वो मुड़ जाती है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये रिफ्रैक्शन हो गया। जब भी आपको साइंस में टीचर पढ़ाते हैं कि रिफ्रैक्शन का असली में कारण क्या है, काज, तो आपको यही बताते हैं कि लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट। एक बच्चा कहता है सर, वेट वेट वेट, अभी तो आप कह रहे थे लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होती है। बेटे साथ में मैंने ये भी बोला था कि वो एयर में होती है या वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मैंने जहां पर हवा भी ना हो, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं। फ्री स्पेस, दो नाम है इसके। और याद रखना है, कांच में कम होती है, और पानी में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कांच की वेलोसिटी से ज्यादा और पानी में मीडियम होती है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में मैक्सिमम, उससे कम पानी में, और उससे कम कांच में। तो ये तीन मीडियम ही प्रैक्टिकली हमारी कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं। ओके, तो यस, ये ठीक बात लिखी हुई है इसमें असर्शन में कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी। फिर यहां भी तो रिफ्रैक्शन होती है, डबल रिफ्रैक्शन होती है, राइट।
तो असर्शन सही हो गया बेटे। इसी तरह से वो बोलता है कि रेनबो जो होते हैं, रेनबो वो डिस्पर्शन की वजह से होते हैं। कौन बच्चा बोलेगा कि ये सही है या गलत है? सही है। तो कुछ बच्चों ने बोला सर ये सही है। अभी तो मैंने प्रिज्म से आपको दिखाया था, तो रेनबो को कैसे बोल दूं? ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। शाबाश, समझाता हूं। टीचर ने जब यहां से प्रिज्म दिखाया और यहां से व्हाइट लाइट थ्रो करा, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेकअप हो गया था, याद है? और यहां पर विटग्योर बना था, स्पेक्ट्रम बन गया। अब ध्यान से देखना टीचर क्या कर रहा है। ये व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को मैंने रिप्लेस कर दिया सन से, और प्रिज्म को रिप्लेस कर दिया हवा में लटकी हुई छोटी छोटी रेन ड्रॉपलेट से। रेन ड्रॉपलेट्स, याद रहे, अगर हवा में मॉइस्चर नहीं होएगी, हवा लटकी हुई नहीं होएगी, नहीं सॉरी, पानी की बूंदे लटकी हुई नहीं आएगी, तो एक तरह से प्रिज्म ही नहीं है वो, तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। और ये जो 7 कलर आपको कागज के ऊपर बन रहे थे, पैटर्न बन रहे थे, अब ये आसमान में दिखेंगे। द स्काई विल बी एक्टिंग एज द स्क्रीन, तो उसके ऊपर ये कलर दिखते हैं, तब हम उसको रेनबो बोलते हैं। यानी बच्चा बोलेगा मेरे को सर मोर और लेस प्रिज्म को रेन ड्रॉपलेट ने रिप्लेस कर दिया, कागज को व्हाइट शीट को स्काई ने रिप्लेस कर दिया, और सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को सन ने रिप्लेस कर दिया। यही बात, तो रेनबो बनेगा। यस, आंसर इज यस, ऐसे बनता है। ओके, रेनबो के अंदर एक छोटा सा मैं डिटेल और बताना चाहूंगा आपको। रेनबो में, शाबाश, अगर ये आसमान के ऊपर रेनबो बनता है, रेनबो, तो इस रेनबो में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कलर जो उभर के आता है, सारे कलर दिख रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट उभर के कलर दिखता है वो होता है रेड कलर। क्यों? सुनो बेटे, इस रेनबो में ना 2 पार्ट होते हैं। एक के स्पेलिंग तो होते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर को विबग्योर, आपको पता ही है, ऐसे जैसे प्रिज्म में देखा, ठीक है? इस रेनबो को बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी पार्ट ऑफ द रेनबो, प्राइमरी पार्ट ऑफ रेनबो, या प्राइमरी रेनबो शॉर्ट में बोल देते हैं। इसी रेनबो में एक और पार्ट होता है, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, उसके स्पेलिंग ऊपर से नीचे को लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट ऑफ रेनबो, या सेकेंडरी रेनबो भी बोल सकते। तो ये इस इंसान को दोनों दिख रहे होते हैं। तो जब दोनों दिख रहे होते हैं तो आपने क्या नोट करा? आपने नोट करा सर कि दोनों रेनबो के रेड रेड कलर आपस में पास पास हो गए। सेकेंडरी रेनबो के ऊपर को नीचे से स्पेलिंग लिखने हैं, और प्राइमरी के नीचे से ऊपर, दोनों के रेड कलर पास पास हो गए, यानी रेड कलर की बीम मोटी हो गई है, उसका एरिया बढ़ गया यहाँ पर, और यहां से लाइट चलेगी। और आपको पता है रेड कलर लीस्ट स्कैटरिंग होता है, सबसे कम बिखरता है। इसलिए जब लाइट यहां पर आएगी इंसान की आंखों में, तो एक तो बीम मोटी है, ऊपर से वो कम बिखराव वाली है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट कलर रेनबो का रेड होता है बच्चे। मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इन द रेनबो इज रेड। व्हाई? तो आंसर इज रेनबो इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, प्राइमरी रेनबो this way, secondary rainbow this way. The red color of the both rainbow join each other, red color strip becomes thicker in width. So second one point, this content of the red color becomes more concentrated, and we know out of the all colors the beam of the red color is least scattering according to this formula, scattering inversely proportional to 4th power of wavelength. जिन बच्चों को ये समझ आ गया
कि रेनबो में रेड कलर क्यों प्रोमिनेंट होता है, वो मेरे को राइट हैंड खड़ा करके दिखा। शाबाश। डाउन। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया कि रेनबो में रेड कलर क्यों मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, वो बिना किसी शर्म के लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। लेफ्ट हैंड। जिनको नहीं समझ आया, देखो कितने बच्चों का लेफ्ट हैंड खड़ा, मुड़ के देखो। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा ब्रेन दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। और गौर से देखो, मैंने सिर्फ एक ही बार एक्सप्लेन करा और आपको समझ आ गया। इसका मतलब यू ऑल शुड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड कृष्णा, वाहेगुरु, कि दे हैव गिवन यू सो गुड टीचर्स एज वेल एज सो गुड ब्रेन। लेकिन नॉलेज से भी बड़ा होती है सबसे बड़ी चीज, संस्कार। मैं देखना चाहता हूं कि अगले लेक्चर में मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे सुबह उठकर स्कूल आने से पहले अपने पेरेंट्स के पैरों को छूकर चरण स्पर्श करके आते हैं। देखता हूं कौन से बच्चे मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक ये बात याद रखते। मम्मा पापा को सुबह उठ के पैरी पहना बोल के आते हैं या नहीं आते। आपके टीचर्स खड़े हैं, आप देख लो बेटे, जब हम लोग आपकी उम्र में थे तो हमेशा याद रखते थे। आज मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे कितना याद रखते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया अच्छे से, वो मेरे को हैंड को वेव करके दिखा दे। शाबाश। सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया प्लीज, गुड जॉब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद स्माइलिंग फेसेस। थैंक यू।